वो कहते हैं कि हर पतंग को एक ना एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। कहते हैं कि हर पतंग को एक ना एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान को छूकर दिखाना होता है। ठीक ना। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। ठीक ना, उत्सर्जन तंत्र आज की नई टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया से मैं समझाऊंगा आपको। तो चलिए देखिए, मैं जान रहा हूँ कि आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो वीडियो नहीं मिलने का कारण ये था कि तबीयत नहीं सही थी। ठीक ना, तो अब सही हो गई, अब रोज़ आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र देखिए, यहाँ पर देखिए उत्सर्जन तंत्र। ठीक ना, तो देखिए जो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। जैसे आपके शरीर में कोई तंत्र है, कोई निकाय है, जैसे कि कोई खराब चीज़ को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, तो उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक ना, और जिस पदार्थ को निकालता है उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कितने आपके शरीर में है, तो देखिए यहाँ पर 5 है। 5 कौन कौन है, देखिए यहाँ पर पहला हो गया त्वचा है, फिर फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है, और वृक्क यानी कि गुर्दा जिसे किडनी कहते हैं। तो चलिए इनको हम बारी बारी से समझते हैं। पहले हम देखते हैं उत्सर्जन को। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए उत्सर्जन क्या होता है, अपशिष्ट खराब पदार्थ। अपशिष्ट माने खराब पदार्थ। ठीक ना, तो अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक ना, जो खराब पदार्थ होते हैं उसी को बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। कौन अंग, जो बाहर निकालते हैं। ठीक ना, वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक, और वे पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं वे पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे, और जो अंग बाहर कर रहा है उसे हम उत्सर्जी अंग कहेंगे। और देखिए उस क्रिया को हम उत्सर्जी क्रिया कहेंगे। ठीक ना, जो क्रिया हो रही है। अब देखिए ये पहला क्या है, पहला आपका त्वचा है। त्वचा यानी कि स्किन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक ना, त्वचा के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं सेंस आर्गन चैप्टर में। सेंस आर्गन पार्ट 1 आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक ना, तो ये क्या करता है, त्वचा देखिए 2 प्रकार की होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। ठीक ना, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर सिर्फ इसका वर्क बता देंगे, काम क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए पसीना क्या है, इसको देखिए पसीना जो है ये क्या करता है, त्वचा क्या करता है, हमारे शरीर में जो जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो टेम्परेचर अधिक होने पर क्या होता है, पसीना होने लगता है। तो ये पसीना को क्या करता है, बाहर करता है सीबम। अब देखिए सीबम क्या होता है, जैसे आप सोकर उठते कभी कभी देखेंगे नाक पर इस तरह से देखेंगे तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, इसे ऊपर इसे देखेंगे तो चिप करेगा। ठीक, उसी को हम बोलते हैं सीबम, तो उसको भी बाहर करता है त्वचा। फिर देखिए नमक कहाँ से आ गया, तो नमक देखिए भाई, अगर आप काला शर्ट पहने चाहे काला पैंट पहनिए, तो वहाँ पर देखिए अब अगर आप गर्म से भीज गए हैं तो काला पैंटवा जब सूखेगा ना तो काला सफ़ेद धब्बा बन जाएगा, लाइनिंग टाइप हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, सफ़ेद धब्बा टाइप। तो उसी को हम बोलेंगे नमक। उसको चाट कर देखिएगा कभी, वो नमक टाइप ही लगेगा। ठीक ना, अब देखिए फेफड़ा में आते हैं, लंग्स किसे कहते हैं। फेफड़ा का कार्य क्या है, ये देखिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। जब हम सांस लेते हैं, इसलिए सांस लिए फिर बाहर फेंके। ठीक ना, तो अंदर जब सांस लिए तो ऑक्सीजन ही नहीं गया, उसके साथ साथ नाइट्रोजन धकाधक, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एकदम कार्बन मोनोऑक्साइड धकाधक सब गैसे गई। लेकिन उसमें से फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन छाट करके ले लेता है, ब्लड को दे देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सभी को निकाल देता है। ठीक ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। फिर यहाँ पर देखिए जलवाष्प को भी बाहर निकालता है। तो जलवाष्प कैसे निकालता है कि जैसे आप देखेंगे ठंडियों के दिनों में आपको जब भाप निकलती है, मुंह से जब हवा आएंगे तो भाप निकलेगी सफ़ेद। ठीक ना, तो उसी को हम कहते हैं जलवाष्प के रूप में ये बाहर निकाल रहा है। ठीक, बलगम है, खेखार है, ये सब जो आप खौरते गए कि एकदम प्रेशर लगाते, तो प्रेशर कौन लगाता है, फेफड़ा लगाता है आपका। ठीक ना, हाँ ऐसे खेखार के थूकते हैं ना, कोई होता है कि एक पौवा खेखार थूक देता है होता है ना। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो बलगम है ये निकालने का कार्य कौन करता है? फेफड़ा करता है। खिखार को भी निकालने का जोर लगाता है कौन? फेफड़ा लगाता है, ठीक ना। सांस को अंदर बाहर करता है कौन? फेफड़ा करता है। तो फेफड़ा का बहुत कार्य है अपने शरीर में। तो फेफड़ा हम बाद में इसको पढ़ा देंगे, ठीक ना। फेफड़ा को हम श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे बाद में, ठीक। तो अब इसको देखिए, बड़ी आंत। बड़ी आंत हम पढ़ा चुके हैं। बड़ी आंत कहाँ पढ़ाए हैं? पाचन तंत्र में हम पढ़ाए हैं बड़ी आंत। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा, ठीक ना। पाचन तंत्र भी पढ़ा चुके हैं। ये क्या करता है? अनपचा भोजन को बाहर निकालती है बड़ी आंत। इसी को हम बोलते हैं काइल, ठीक ना। जो बड़ी आंत क्या करती है? अनपचा भोजन को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। क्या कहलाता है? काइल। काहिल ना, काहिल दूसर हो जाएगी, काहिल, ठीक। यहाँ पर देखिए यकृत। अब आते हैं यकृत, चौथा है। तो यकृत का कार्य क्या है? यकृत का भी बहुत भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। तो देखिए ये कह रहा है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो अमोनिया क्या है? एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। अमोनिया क्या है? एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जो हमारे शरीर में बनता है। तो यकृत उसे क्या करता है? यूरिया में चेंज करता है, ठीक ना। यकृत उसे क्या करता है? यूरिया में चेंज करता है। और उस यूरिया को देखिए, वृक्क जो गुर्दा है, जो किडनी जिसे कहते हैं, ठीक ना, वो क्या करता है? उसी यूरिया को पेशाब का उपपेशाब के रूप में उत्सर्जन कर देता है, ठीक ना। मूत्र मार्ग से क्या करता है? उसी यूरिया को निकाल देता है। अब देखिए जो यूरिया है, अगर इसको 2-3 घंटा बाद अगर देखेंगे तो ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अमोनिया का मतलब ये, अगर आप कहीं पेशाब किए हैं तो 2 घंटा तक नहीं बच पाएगा। 2-3 घंटा 4 घंटा हो जाएगा तो बहुत तेज बदबू करता है ना। होता है ना, कभी कभी देखेंगे जहाँ बार बार पेशाब होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बदबू होने लगती है। कहीं जाइए रेलवे स्टेशन पर, नहीं तो आज ये मुबारकपुर में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बदबू होती है, ठीक ना। तो वहाँ पर यही होता है कि अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक ना। क्या होता है? अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अमोनिया में परिवर्तित होना क्या हो गया कि वो बहुत ज़्यादा बदबू करने लगते हैं। तो उसमें से एक प्रकार से गंध निकलने लगती है, जिसे कहते हैं अमोनिया में बदल गया। 2-4 घंटा के बाद ये यूरिया क्या होती है? अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। तो ये देखिए एक मुख्य उत्सर्जी अंग भी है। कौन है? सबसे बड़ा मुख्य उत्सर्जी अंग शरीर का कौन है? वृक्क है। आपका गुर्दा जो है, किडनी, ठीक ना। किडनी सबसे ज़्यादा उत्सर्जी अंग है किसका? शरीर का, ठीक। तो ये क्या करता है? पेशाब को क्या करता है? बाहर निकालता है। यूरिया को पेशाब के रूप में बदल के क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए मैं फिगर बना लिया हूँ, ठीक ना। किसका फिगर है ये देखिए किडनी का फिगर, ठीक। तो यहाँ पर किडनी बनी है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो किडनी के ऊपर जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अधिवृक्क। इंग्लिश में बोलेंगे एड्रिनल, ठीक ना। एड्रिनल है या फिर एड्रिनाल कहिए। फिर ये देखिए जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो ये किडनी है। किडनी कितनी होती है भाई आप में? तो किडनी 2 होती है, दोनों साइड। एक साइड इधर होती है, एक साइड इधर, इस साइड एक, इस साइड एक, ठीक ना। 2 किडनी होती है। तो किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं या फिर गुर्दा बोलते हैं। ये देखिए मूत्रवाहिनी, ठीक ना। मूत्रवाहिनी किसे कहेंगे? जो आपको यहाँ किडनी से जो नस गई रहती है, इसी नस को हम क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक ना। जो यहाँ से नस गई है, यहाँ पर देखिए आपको नस दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे मूत्रवाहिनी, ठीक। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में मूत्रवाहिनी कहते हैं। और देखिए इस नसों क्या कहते हैं? नसों को ही कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो आप में जो पेशाब बनता है, वो पेशाब जैसे बनता है तुरंत नहीं निकल जाता है। जैसे ऐसा होता है ना, तो आपका हमेशा जो होता है पैंट भीगा रहता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि इसका एक स्टोर रूम होता है, ठीक ना। वहाँ पर क्या होता है, जब पेशाब बन जाता है तो वहाँ जाकर स्टोर होता है, ठीक ना। वहाँ पर आधा लीटर तक का आपका जो पेशाब है, वहाँ आधा लीटर तक पेशाब स्टोर हो सकता है, ठीक। उससे ज़्यादा नहीं, फिर उससे ज़्यादा नहीं आप कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? मूत्राशय। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यही है। यहाँ पर क्या होता है? मूत्राशय होता है। ये क्या करता है? यहीं पर स्टोर रूम होता है, उसका स्टोर रूम है किसका? पेशाब का, ठीक ना। तो यहाँ से किडनी क्या करता है कि फिल्टर करता है, पानी को फिल्टर करके भेजता है, यहाँ पर स्टोर होता है। और यहाँ से ये मूत्र मार्ग है आपका है, ठीक नहीं। यहाँ से आप पेशाब निकाल देते हैं मूत्र मार्ग द्वारा, ठीक। इसको इंग्लिश में देखिए मूत्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लडर, और देखिए मूत्र मार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक ना। यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। अब देखिए इसका ये बाहरी भाग था। ये जो आपको किडनी को मैं बताया, ये ऊपर का भाग था, यानी कि ऊपर हम देख लिए। अब देखिए थोड़ा सा इसके अंदर चलते तो ये आपको दिख रहा है,
नीला नीला टाइप का, ये नीला नीला जो दिख रहा है इस तरह से, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं कार्टेक्स। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। इसके अंदर जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे बाहरी भाग, और बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे अंदर में, तो इसके अंदर का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको हम बोलेंगे मेडुला, ठीक ना। और देखिए मेडुला मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ये दिमाग का नाम है, ठीक ना। दिमाग कई प्रकार के होते हैं, जब दिमाग ब्रेन जब पढ़ाएंगे तब उसमें बता देंगे। तो मेडुला होता है, ठीक ना। मेडुला ये आंतरिक भाग है। मेडुला क्या है? आंतरिक भाग है। उसके बाद देखिए जो ये रेनल हाइलम है, रेनल हाइलम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इसको प्रवेश द्वार को, ठीक ना। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रवेश द्वार बोलेंगे, ठीक ना। प्रवेश द्वार को क्या कहेंगे? रेनल हाइलम कहेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ रहता है? सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ रहता है? रेनल हाइलम में रहता है। कहाँ रहता है? रेनल हाइलम यानी प्रवेश द्वार पर, ठीक ना, रेनल हाइलम में। अब देखिए आते हैं किडनी पर। तो किडनी पर देखिए यहाँ पर देखिए किडनी है यानी कि वृक्क, इसको कह सकते हैं, उर्दू में कहते हैं गुर्दा, ठीक ना, या हिंदी में कहते हैं वृक्क, उर्दू में गुर्दा कहते हैं। तो देखिए ये जो गुर्दा शब्द है उर्दू है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये तो आप जानते हैं कि किडनी क्या है? यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। सबसे ज़्यादा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप फंसेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करता है? रक्त को छानता है, शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। अब समझिए यहाँ पर कि जो किडनी होती है ये रक्त को सिर्फ छानने का कार्य करता है। छानने का मतलब क्या करता है? उसमें से जो बेकार चीज़ें होती है उसको निकालता है, ठीक ना। शुद्धिकरण नहीं करता है, उसमें से गंदगी निकालता है। ये क्या करता है? उसमें से गंदगी को निकालता है, उसमें से ये शुद्धिकरण का कार्य नहीं करता है। शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? आपका फेफड़ा करता है। जब उसमें ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन को भेजता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है फेफड़ा, ठीक ना। तो वो क्या करता है? शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? फेफड़ा करता है, ठीक ना। ब्लड में सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, ठीक। तो यहाँ पर रक्त को ये क्या करता है? छानने के कार्य करती है किडनी, ठीक। अब देखिए पेशाब निर्माण कौन करता है? किडनी करती है। अब जाहिर सी बात है कि पेशाब निर्माण कौन करता है? किडनी। और देखिए एसिड एंड बेस को क्या करती है? नियंत्रित करती है। एसिड बेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि पीएच भी कह सकते हैं, ठीक ना। एसिड का मतलब जो 7 से कम हो जिसका पीएच, और बेस का मतलब जो जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो पीएच को क्या करती है? नियंत्रित करती है, ठीक ना। क्या करती है? नियंत्रित करती है। जहर को भी निष्क्रिय करता है। कौन? किडनी क्या करता है? जहर को निष्क्रिय करता है। जैसे मान लीजिए हल्का फुल्का आप जहर मतलब है तो उसको क्या करेगा? ये निष्क्रिय कर देगा। कौन? किडनी, यानी कि उसकी क्रिया को खत्म कर देगा, ठीक ना। किडनी हल्का फुल्का जहर को क्या करता है? निष्क्रिय करता है, इसीलिए बच जाते हैं, नहीं तो बचता नहीं कोई। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन में दिया गया जहर के द्वारा किसी की मौत हो गई है तो किस अंग के द्वारा पता चलेगा? तो किस अंग के द्वारा पता चलेगा? सभी लोग मार देते हैं किडनी पर, तो किडनी से नहीं पता चलता है। किडनी से पहले लीवर आपका खराब होता है, ठीक ना। जहर के द्वारा लीवर पर पहले इफेक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद किडनी खराब होती है। तो पहले आप ऑप्शन मारेंगे लीवर, ठीक ना। फिर उसके बाद दोनों खराब होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर खराब होता है। लीवर पहले खराब होगा और किडनी बाद में। अब कोई कहेगा, और क्वेश्चन है कि शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है? तो तुरंत मारते हैं लोग किडनी, लेकिन किडनी नहीं खराब होती। पहले लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद किडनी खराब होती है, ठीक ना। और देखिए जो यहाँ पर किडनी आपकी है, ये वाली दाहिनी वाली किडनी, ये दाहिनी वाली किडनी क्या है? इधर की नीचे की तरफ दबी हुई। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर लीवर आपका, ये साइड में लीवर होता है, लीवर की वजह से ये क्या है? किडनी नीचे की तरफ दबी हुई है, ठीक ना। बस ये जान लीजिए। अब देखिए संख्या तो आप जानते हैं कि संख्या 2 होती है। जाहिर सी बात एकदम सिंपल है कि संख्या कितनी होती है किडनी की? 2 संख्या होती है। भार कितना होता है? 140 ग्राम। मेरे में 140 ग्राम होगा, हल्का फुल्का आदमी हो, ठीक ना। तो जो खाने होने में जो मोटा ताज़ा लड़का है आदमी है उसके में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 145 हो सकता है, 150 ग्राम हो सकता है, ठीक। तो ये तो औसत के अनुसार है, ठीक ना, भार के अनुसार है। तो यहाँ पर देखिए बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी के बाहरी झिल्ली, किडनी के ऊपर क्या लगी रहती है? झिल्ली लगी रहती है। उस झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम बोलेंगे। जिस प्रकार से ब्रेन में क्या लगी? ब्रेन के ऊपर, जैसे ब्रेन है, फिर उसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, फिर ऊपर से मांस चढ़ाई, फिर ऊपर से हड्डी लगी होती है, फिर ऊपर से ये चमड़ा दिया गया है ना। तो उस पर जो झिल्ली लगी है, ब्रेन पर जो झिल्ली लगी होती है उसको मेनिनजाइटिस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, ब्रेन के ऊपर जो झिल्ली लगी होती है उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस, ठीक ना। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस। इसी झिल्ली में चोट लगने पर मेनिनजाइटी नामक एक बीमारी होती है, ठीक ना। फिर देखिए दिल के ऊपर भी एक झिल्ली लगी है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियक। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियक, ठीक ना, पेरिकार्डियक। फिर देखिए फेफड़ा के ऊपर भी एक झिल्ली लगी है।
फेफड़ा के ऊपर जो झिल्ली लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्यूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्यूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, प्यूरा मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखिए बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, यहाँ पर जान लिए। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं, ठीक ना, रेनल हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं। इकाई, अब इसको समझिए, इसको समझने वाली बात है। इकाई यानी यूनिट। इकाई किसे कहते हैं, जैसे आपने घर बनाया तो घर में सबसे ज़्यादा इकाई जो है किसकी है, तो ईटा को कहेंगे। यानी कि जैसे उसमें तो ईंट भी लगी है, ईटा ज़्यादा लगा है, बालू भी लगा है, सीमेंट भी लगा है, ठीक ना, पानी भी लगा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो आपका ईंट हुआ। तो ईंट क्या हो गई, इसकी इकाई हो गई, ठीक ना। यानी कि मेन चीज़, मेन चीज़ क्या है इसमें है, इसमें मेन चीज़ आपका नेफ्रॉन है। क्या है, मेन चीज़ नेफ्रॉन। और इसमें नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 लाख होती है। किसकी संख्या, नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। मुख्य अंग, ये क्या है, एक मुख्य मेन अंग क्या है, नेफ्रॉन। किडनी में मेन अंग कौन है, नेफ्रॉन है, क्योंकि इसकी संख्या देखिए 8 लाख है और ये यूनिट का कार्य कर रहा है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन। अब यहाँ पर आइए, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को या फिर नेफ्रॉन के अध्ययन को कहेंगे हम नेफ्रोलॉजी कहेंगे। अब इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, जैसे ओडोंटोलॉजी कहलाते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। जैसे न्यूरॉन यानी कि ब्रेन के डॉक्टर को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक यूनिट है, ब्रेन की यूनिट है, ठीक ना। मेन यूनिट कौन है, न्यूरॉन है, और उसके डॉक्टर को कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। और इसमें क्या कहेंगे, डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक ना। इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं कि जो नेफ्रॉन है इसको हम थोड़ा सा अच्छा तरीके से जानते हैं नेफ्रॉन को। आगे देखिए हम ये बना लीजिए, ये क्या है, नेफ्रॉन, ठीक ना। ये पूरा जो बना हुआ आपको दिख रहा है, ये नेफ्रॉन की संरचना है। जो आपको किडनी में मिला था 8 लाख जिसकी संख्या थी, नेफ्रॉन की संख्या कितनी थी, 8 लाख थी। उसमें से एक का हमें वैज्ञानिक ने जब उसको देखा एकदम ध्यान से सूक्ष्मदर्शी द्वारा तो इतना बड़ा दिखा, ठीक ना। तो इसकी संरचना ऐसे बनी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बना क्या है, इसको हम कहेंगे, देखिए ये जो गुच्छा 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 टाइप यहाँ पर हम बनाए हैं, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको ग्लोमेरुलस कहेंगे। यहाँ पर हम लिख लिए ग्लोमेरुलस। अब देखिए ग्लोमेरुलस, फिर यहाँ पर देखिए ये जो है पूरा ये वाला चीज़, ठीक ना, उसको हम कहेंगे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल कहिए या फिर बोमेन संपुट कहिए, ठीक ना। बोमेन कैप्सूल या फिर बोमेन संपुट कहिए। या अब ये पूरा जो पूरा आपको दिख रहा है इसको नेफ्रॉन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे। अब देखिए जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है, ठीक ना। ग्लोमेरुलस का कार्य का, तो देखा ग्लोमेरुलस में देखिए जो निस्पंदन होता है यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में होता है ग्लोमेरुलस क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि निस्पंदन करता है। यहाँ पर लिखे निस्पंदन, ठीक ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है ग्लोमेरुलस। ये करता क्या है कि जो आपका जो रक्त आता है ना, उसमें से उसको क्या करता है, छान लेता है। जो उसमें से और कण होते हैं सबको छान लेता है, अच्छा हो खराब हो सबको छान लेता है। तो ये ग्लोमेरुलस ये क्या करता है कि सबको छान लेता है, और सबको छान के रक्त से, देखिए यहाँ पर लिखा गया है रक्त से कणों को छानता है, ठीक ना। तो रक्त से कणों को, यानी कि ये खराब सही नहीं देखता है, खराब को छानना चाहिए। तो ये खराब सही इसका काम क्या है, सबको छानना, एक तरफ कर देता है, सबको छान लेता है और सबको छान कर दे देता है बोमेन को। किसको दे देता है, बोमेन को। तो बोमेन कहता है कि सबको काहे छान लिए, खराब को छाने होते। तो बोमेन क्या करता है कि जो अच्छा वाला रहता है उसको निकाल लेता है और जो खराब वाला रहता है उसको छान कर ये फिर नेफ्रॉन को देता है, ठीक है। नेफ्रॉन को देता है, नेफ्रॉन यूरिन के द्वारा पेशाब बनाकर क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। अब देखिए ग्लोमेरुलस को पूरा, फिर इसको देखिए शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। जो रक्त बचता है छानने के बाद उसको क्या करता है, ग्लोमेरुलस वापस भेज देता है। फिर यहाँ पर जो बोमेन है, बोमेन क्या करता है, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेता है, ठीक ना। यानी कि रक्त को भेज देता है, रक्त अवशोषण कर लेता है। जो प्रोटीन है, एमीन है, ठीक ना, जो भी चीज़ें है, विटामिन से, ये सब चीज़ों को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। और ये यूरिया को अलग करता है। यूरिया को, जो खराब चीज़ हो जाती है यूरिया, जो
पेशाब है, ठीक ना, उसको क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। ये कौन, बोमेन अलग कर लेता है। और किस विधि द्वारा, देखिए डायलिसिस, ठीक ना, डायलिसिस किस विधि द्वारा, डायलिसिस विधि द्वारा, यानी कि अपोहन विधि द्वारा ये करता है। और ये करके नेफ्रॉन को देता है, नेफ्रॉन यूरिन बनाता है, यानी कि पेशाब को बाहर निकाल देता है, ठीक ना। अब पूछेगा क्वेश्चन कि किडनी का मुख्य काम क्या है, तो किडनी का मुख्य काम क्या है, तो किडनी का मुख्य कार्य देखिए, एक तो उत्सर्जन है, तथा उत्सर्जन के साथ साथ ये क्या करता है, और देखिए पुनः अवशोषण भी करता है। किसका, जो भोज्य पदार्थ जो इसके लिए बचा रहता है ब्लड के लिए, उसका, ठीक ना, क्या करता है, अवशोषण करता है। अब आते हैं इसके आगे, देखिए यहाँ पर यूरिन यानी कि पेशाब के बारे में। तो यहाँ पर देखिए यूरिन में देखिए जल कितनी मात्रा होती है, 95% आपका जल होता है, ठीक ना। यूरिन में कितना होता है, पेशाब में आपका 95% क्या होता है, जल होता है। यूरिया देखिए 2% होता है, यूरिया कितना होता है, 2%। और देखिए 3% में अन्य चीज़ें आ जाती हैं, ठीक ना, और भी चीज़ें होती हैं। अन्य चीज़ें कितने में आती है, 3% में, ठीक। तो देखिए पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 4.8 होता है। जो आपकी यूरिया होती है, ठीक ना, यूरिन होती है, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 4.8 होता है। कितना होता है, 4.8। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। फिर इसका स्वभाव कैसा होगा, तो इसका स्वभाव आपको पता है कि जब पीएच मान 7 से कम होता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, तो उसका स्वभाव होता है आपका अम्लीय होगा, ठीक ना। कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, जाहिर सी बात है। फिर देखिए जो यूरिया का आपका जो यूरिन है उसका पीला रंग हो जाता है, ठीक ना। पीला रंग कैसे, क्यों हो जाता है, किसके कारण, तो यहाँ पर देखिए यूरोक्रोम है, एक यूरोक्रोम तत्व पाया जाता है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, आपके पेशाब का रंग पीला हो जाता है, ठीक। अब देखिए पेशाब में गंध, जो बदबू आने लगती है 2 से 3 घंटे बाद आपके पेशाब में क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो ये क्या, किसके कारण आती है, यूरिया चेंज इन अमोनिया, ठीक ना। तो अमोनिया में चेंज, यूरिया क्या बदल जाती है, किसमें, अमोनिया में बदल जाती है। कौन, यूरिया बदल जाती है अमोनिया में, इसीलिए क्या होता है, गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा किडनी की बीमारियों में, ठीक ना। बीमारियां क्या कहती है, किडनी की बीमारी भी होती हैं। तो पहली बीमारी स्टोन्स वाली जो बीमारी बहुत से लोगों में देखी जा रही, पथरी की बीमारी, जिसे स्टोन बोलते हैं, ठीक ना। तो पथरी देखिए, पथरी किसके होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो पथरी होती है ना आपके पेट में, किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, पथरी जिसे कहते हैं, ठीक। फिर दूसरी बीमारी है यूरेनिया। यूरेनिया किसके कारण होता है, तो अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरेनिया नामक बीमारी होने लगती है, ठीक ना। तो यूरेनिया में देखिए, यूरेनिया किसके कारण होता है, तो अमोनिया बढ़ने के कारण क्या होता है, यूरेनिया नामक बीमारी होती है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए गॉट यानी कि गठिया रोग। गठिया रोग क्यों होता है, तो देखिए गठिया रोग देखिए यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, तो देखिए साइनोवियल लिक्विड का कम होना, यानी कि देखिए जो आपका गठिया रोग कहाँ होता है, गठिया रोग आपकी जो हड्डी उड्डी है यहाँ पर हो जाता है गठिया रोग। तो गठिया रोग कैसे होता है कि जो आपके हड्डी है उनके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक ना। उस लिक्विड का नाम है साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। जब वो लिक्विड आप बुढ़ापे में जब जाएंगे तो वह लिक्विड धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक ना। तो उसके कारण, उसके न होने के कारण आप उठ बैठ नहीं पाते, एकदम उठते बैठते तो एकदम कहरने लगते हैं, लाठी लेकर उठते बैठते हैं, ठीक है। तो वही लिक्विड क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपको गठिया रोग हो जाता है, ठीक ना। तो गठिया रोग से बचिए। और ये जैसे एक प्रकार से ग्रीस तेल का भी कार्य करता है, ठीक ना। ग्रीस तेल का कार्य करता है। कौन, जो आपको जो साइनोवियल जो आपका जो लिक्विड है वो किसकी तरह कार्य करता है, ग्रीस या तेल की तरह कार्य करता है। फिर देखिए चौथा रोग है किडनी खराब होना। बहुत खतरनाक है भैया। अगर आपकी किडनी खराब हो गई है, अगर एक खराब हुई तो बिंदास जिएंगे, पूरा जितना जीना रहेगा उतना जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक किडनी पर भी आप पूरा ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो आप नहीं रह सकते, ठीक ना। खराब हो जाएंगे यानी कि मर जाएंगे। मृत शरीर से अगर खराब हो गई आपकी किडनी, अगर चेंज करवाना है तो मृत शरीर से अगर लेना है तो 48 घंटे के अंदर में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक। आपको 48 घंटे के अंदर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर मृत शरीर से लेना है तो, अगर जिंदा शरीर से लेना है तो कभी भी ले सकते हैं आप, ठीक ना। तो ये था आपकी किडनी की बीमारी, और ये यूरिन पेशाब के बारे में था और किडनी की बीमारी। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, ठीक ना। क्या है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ,
यानी कि देखिए जो पादप या पेड़ पौधे होते हैं किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, हम लोग किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं ये जानना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे, ठीक, तो ये क्या करते हैं, लासा गोद का उत्सर्जन करते हैं। अगर देखिए किसी भी चीज़ को आप एक मतलब टांगी से मार देंगे, फिर आकर कल देखेंगे तो वहाँ पर गोद या लासा टाइप निकला रहेगा, उसका वो उत्सर्जन करते हैं, ठीक ना। अब देखिए यूरियोटेलिक, टेलिक का मतलब उत्सर्जन, टेलिक का मतलब बाहर निकालना, यूरियो का मतलब यूरिया, ठीक ना। यूरिया उत्सर्जन कौन करता है, स्तनधारी। अब देखिए स्तनधारी का अगर नाम आता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि फीमेल होगी, ठीक ना, यानी कि महिला सिर्फ, ठीक, महिला सिर्फ नहीं, इसमें मानव मतलब आदमी, पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, मेल यानी मेल और फीमेल दोनों आते हैं, क्योंकि दोनों के पास स्तन होता है, ठीक ना। बस ये क्या होता है कि बचपन में देखिए लड़का हो या लड़की हो दोनों का स्तन समान होता है। बस यही 12 वर्ष के बाद जाने पर क्या होता है कि जो महिला होती है उनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है और जो पुरुष होते हैं उनमें स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण महिलाओं का स्तन उभर जाता है, ठीक ना। तो महिलाओं का स्तन उभर जाता है, स्तनधारी। तो स्तनधारी में मानव भी आ जाएंगे, मानव में पुरुष और महिला दोनों आए। तो अब देखिए यहाँ पर मानव यानी पशु भी इसमें आएगा। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक कहेंगे, ठीक। अब देखिए यूरिकोटेलिक किसे कहेंगे, तो यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक ना। यूरिकोटेलिक जो होते हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जित करते हैं। उसमें आते हैं पक्षी, आते हैं सरीसृप जीव, आते हैं रेंगने उंगने वाले। सरीसृप जैसे रेंगने का मतलब कीड़ा हो गई, कीड़ा हो गया, छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, ये सब, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अमोनोटेलिक में कौन आएगा कि अमोनिया उत्सर्जन, यानी कि अमोनिया को जो डायरेक्ट उत्सर्जित करता है तो उसमें आती है मछली आपकी आएगी और कीट आ जाएगा, मछली और कीट आते हैं, ठीक ना। फिर आता है गुआनोटेलिक। तो गुआनोटेलिक में क्या करते हैं कि ग्वानीन उत्सर्जन, तो जो ग्वानीन का उत्सर्जन करेंगे उसको हम बोलेंगे ग्वानोटेलिक, यानी कि इसमें आती है मकड़ी, इसमें आपकी कौन आएगी, मकड़ी आएगी। तो यह एक बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर था उत्सर्जन, ठीक ना, उत्सर्जन तंत्र। तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।